ऑल ऑफ यू फिक्स गाइडलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका वेलकम। इस सेशन के अंदर बीए, बीएससी, बीकॉम प्रथम वर्ष कंपल्सरी सब्जेक्ट जनरल इंग्लिश के बारे में कंप्लीटली डिस्कस करेंगे। और मैंने ऑलरेडी एक सेशन लगा चुका हूं जिसमें सिलेबस और पैटर्न के बारे में कंप्लीटली डिस्कस कर चुका हूं। वो सेशन आप जरूर लगा लेना, आपकी मोस्ट इंपोर्टेंट जो पॉइंट है इनके बारे में सारे डिस्कस कर चुका हूं, कौन कौन से आपके पढ़ने के लायक है, क्योंकि ये कंपल्सरी सब्जेक्ट है, इसमें ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं। और अपने को 36 मार्क्स लाने जरूरी होते हैं, यानी उसको पास करना होता है। इसकी नंबर की कोई वैल्यू नहीं होती, ज्यादा अंकों की कोई वैल्यू नहीं होती। और अब मैं आपसे दोबारा एक बार थोड़ा सा और डिस्कस कर लेता हूं इसके सिलेबस में। तो जनरल इंग्लिश अपन 4 पार्ट में बटा हुआ है। कितने पार्ट में? 4 पार्ट। सेशन जो ए होता है इसके अंदर ग्रामर आती है और ग्रामर के 10 अंक होते हैं। और इसके बाद में बी जो पार्ट बटा हुआ है इसमें ट्रांसफॉर्मेशन आता है जिसमें भी 10 अंक बटे होते हैं। और सी जो पार्ट होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मैं पूरा का पूरा 50 जो अंक है वो इस सेशन में आपको मैं कंप्लीट करवा दूंगा, क्योंकि इसमें आते हैं पेसेज, और पेसेज आएंगे आपके 5, और एक पेसेज होता है अनसीन, यानी अपने पाठ्य पुस्तक में नहीं आएगा, और 4 पेसेज हैं वो अपने जो पाठ्य पुस्तक में दिए हुए जो प्रोज या शॉर्ट स्टोरीज या वन एक्ट प्ले या फिर पोएट्री होती है यहां से पूछे जाएंगे। और वो किस तरह अपन फाइंड आउट करेंगे, वो किस तरह यानी सोल्व करना होता है प्रश्नों के आंसरों को, तो वो अपन सीखेंगे। ठीक है ना। ये 50 नंबर जो टॉपिक हैं वो आज मैं पूरा पूरा कंप्लीट करवाऊंगा, और अंत तक देखना आप। अगर आप ये पेसेज आप अच्छी तरह से करना सीख गए तो मैं मानता हूं कि आपको कुछ भी नहीं बढ़ के जाना। इंग्लिश आपको पढ़नी आए या नहीं आए कोई डरने की आवश्यकता नहीं, ठीक है ना। और आप मेरे साथ जुड़े रहेगा। डी पोर्शन में होता है राइटिंग कंपोजिशन। राइटिंग कंपोजिशन के अंदर एक आता है जो मैंने ऑलरेडी बता चुका हूं कि प्रीशियस राइटिंग होता है, वो 5 नंबर का आएगा, वो मैं सिखा दूंगा, ठीक है ना। इसके बाद में एक रिपोर्ट राइटिंग होता है 10 अंकों का, वो भी सिखा दूंगा। और लेटर राइटिंग वो भी मैं सिखा दूंगा कि लेटर किस तरह इसका होता है, फॉर्मेशन होता है, तो वो सारी सिखा दूंगा। लेकिन आज अपन 50 अंक यहाँ पे कंप्लीट करके जाएंगे, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं। तो 50 अंक मैंने बता दिया। ये क्वेश्चन नंबर आपको जो मिलेगा वो मिलेगा, आप ध्यान कर लेना। क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5, 6 और 7, यानी क्वेश्चन नंबर 3 से लेकर 7 क्वेश्चन तक आपको पेसेज ही पेसेज मिलेंगे, ठीक है। मैन एग्जाम में क्वेश्चन नंबर 1 में आपको 10 क्वेश्चन मिलेंगे, वो मिलेंगे ग्रामर के, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर आपको मिलेंगे पार्ट बी के ट्रांसफॉर्मेशन के, ठीक है ना। और क्वेश्चन नंबर सी जो पार्ट है क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5, 6 और 7, ठीक है ना। और यहां से आपको मिलेंगे पेसेज मिलेंगे, ठीक है। तो ये याद रखना, टोटल 11 क्वेश्चन आएंगे। तो अपन शुरू करेंगे पेसेज को। सबसे पहले अपन इस तरह पेसेज आएगा, और इस पेसेज को आप किस तरह फाइंड आउट करेंगे, ठीक है ना। तो पहले तो इनकी कुछ इंपॉर्टेंट जो बातें हैं वो ध्यानपूर्वक एक बार पढ़ना है कि पेसेज को हमेशा किस तरह अपने सोल्व करना है, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए, ये अनसीन पेसेज 10 अंकों का, और अनसीन पेसेज जो चाहिए पाठ्य पुस्तक के द्वारा दिए हुए पेसेज हो, उनका जो सोल्व करना, हल करना, उनका एक ही फंडा होता है, ठीक है ना। और सारे का फंडा एक ही रहता है, वो मैं आपको बता दूंगा। देखो 5 पेसेज आएंगे, और एक पेसेज के 10 अंकों होगा, और टोटल कितने अंकों का है? 50 अंकों का, ठीक है ना। तो कुल मिलाकर ये 50 केवल पेसेज आएंगे। अब पेसेज को कि क्वेश्चनों को आंसर देते वक्त आपको किस चीजों पर या बिंदु या पॉइंट पर आपको ध्यान रखना है। तो देखिए, आंसर पेसेज के क्वेश्चन के आंसर लिखते समय ध्यान देने योग्य बिंदु। सबसे पहला बिंदु देखिए, सबसे पहले पेसेज को क्या करना है? ध्यान पूर्वक पढ़कर समझना है। आपको पढ़ना आए या नहीं, लेकिन आपको के एक बार रीडिंग जरूर मारनी है। रीडिंग मारेंगे तो इसमें आने वाले जो कठिन जो शब्दार्थ हैं और वो इजी तरीके से क्या हो सकता है, अपन जो प्रश्न आते हैं ना, क्वेश्चन आते हैं, उन क्वेश्चनों को आंसर देने में आपको दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो पहला। दूसरा, इसके पश्चात क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़ना और समझना है, ठीक है ना। क्वेश्चन को देखेंगे कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है, और इसका आपको हिंदी ट्रांसलेट आए या नहीं आए इससे कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। आगे मैं और बताऊंगा। फिर पेसेज को पुनः ध्यानपूर्वक पढ़ने के साथ साथ प्रश्नों के उत्तरों को भी अंडरलाइन करते जाना है, ठीक है। तो पहले बार पेसेज पढ़ा, इसके बाद अपन क्वेश्चन को पढ़ेंगे, फिर वापस अपन पेसेज को पढ़ेंगे, और फिर अंडरलाइन करते रहेंगे कि भी इस क्वेश्चन के ये आंसर है। चौथा, पेसेज में या तो
क्वेश्चन में कुछ कठिन शब्द आ सकते हैं जिसका अर्थ आपको समझ में नहीं आता हो, ठीक है ना, या आपको अर्थ जिसका नहीं आता हो, ठीक है ना, कोई घबराने की आवश्यकता नहीं है। कठिन शब्द जिस वाक्य प्रश्न में आ रहा है उस पूरे वाक्य प्रश्न का अनुमानित भाव क्या निकल रहा है, इस आधार पर उस कठिन शब्द का अर्थ समझने का प्रयास करें, ठीक है। कोई बात नहीं, आपकी कितनी भी हार्ड अगर वर्ड आ रहे हैं तो आप इसको, इसका अर्थ आपको पता है या नहीं है, इसका भावार्थ पता है या नहीं, तो कोई इसे लेना देना नहीं है, ठीक है ना। आप, मैं कहूंगा वैसे कर लेना। अगला 5 नंबर, क्वेश्चन जिस टेंस में है आंसर उसी ही टेंस में देना है। और आपको जानकर बता दूंगा कि जो काल, जिस काल के अंदर टेंस में क्वेश्चन है उसी में आंसर, वो ऑटोमेटिकली वहां पे पेसेज के अंदर अपन फाउंड आउट करेंगे ना, तो वहां पे मिल जाएगा, ठीक है ना, करने की कोई आवश्यकता नहीं है। उत्तर टू द पॉइंट होना चाहिए व करेक्ट इंग्लिश में होना चाहिए, ये भी सिक्योर है बात, ये अपने आप ही बेहतर बात हो सकती है, क्योंकि इंग्लिश में अगर प्रश्न है तो इंग्लिश में उत्तर देंगे। और पेशेज ये पूछे गए क्वेश्चन निम्न जो क्वेश्चन जो वर्ड से आरंभ हो सकते हैं जिसके अर्थ में आशय निम्न प्रकार है। ध्यान करना, क्वेश्चन हमेशा WH वर्ड से ही प्रारंभ होते हैं। WH का मतलब होता है W से प्रारंभ होने वाले, और H का मतलब होता है अच शब्द से प्रारंभ होने वाले। तो हमेशा क्वेश्चन क्या होते हैं, WH वर्ड से शुरू होते हैं। आपको या तो मिलेगा हु या मिलेगा हुज, यानी हु का मतलब होता है कौन, किसके, क्यों, होने आदि, यानी इसका अर्थ किसके लिए सूचित करता है, व्यक्ति के बारे में सूचना देनी होती है, ठीक है ना। तो या तो क्या मिलेगा प्रारंभ से हु या हुज या हुम या विच या वट या वेन या वेयर या वाई, या अच का मतलब हो गया हाउ, ठीक है ना, हाउ मच, हाउ मनी, हाउ लॉन्ग, हाउ फेयर और हाउ ओल्ड, हाउ ऑफ्टन। तो मतलब या तो W से मिलेगा क्वेश्चन या मिलेगा आपको H से, तो कोई घबराने की आवश्यकता नहीं। अब मैं आपको बताऊंगा किस तरह, देखो जैसे यहाँ पे एक क्वेश्चन आ रहा है, वेयर डज सी गो एवरी डे, ठीक है, ये इस तरह या WH वर्ड से क्या होते हैं, प्रारंभ होते हैं, ठीक है। और इसके बाद में आपको मिलेगी एक हेल्पिंग वर्ब, इसके बाद में एक वापस सब्जेक्ट मिलेगा, और इसके बाद में फिर आपको वर्ब मिलेगी, और इसके बाद में अदर होगा, ठीक है। इस प्रकार की अपन को क्या करना, सोल्व करना है कि भाई अपन क्या करें कि भाई इस क्वेश्चन का आंसर लेके आना है। तो इस क्वेश्चन का आंसर लेके आएंगे, क्या करेंगे, गो एवरी डे अपन क्या करेंगे, पेसेज में ढूंढेंगे, जहां भी आपका पेसेज में आप मिल रहा है, ठीक है ना, और वहां से स्टार्ट से लेकर अंतिम जो फुल स्टॉप है ना वहां तक लिख देंगे। देखो कैसे, सबसे ध्यान करनी बात यह है कि WH वर्ड से वापस आंसर शुरू नहीं होता, कभी नहीं होता, ठीक है ना। तो WH वर्ड वापस नहीं लिखेंगे। इसके बाद हेल्पिंग वर्ब से वापस शुरू नहीं होता, कभी नहीं होता, ठीक है ना। तो शुरू कहां से होता है, ठीक, यानी आगे मिलेगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है इसका, सी गो एवरीडे, तो सी गो देखो एवरीडे आंसर बन गया। और इसके बाद में सी गो के साथ यानी यहाँ पे सिंगुलर है तो इसलिए गो जाएगा, तो सी गोज एवरीडे। आगे जो भी वर्ड है जहां तक फुल स्टॉप मिले वहां तक आप लिख देना। आगे अब समझाने की कोशिश करूंगा एक बार, ठीक है, तो आगे देख लेना आप। इस तरह आपके सामने पेसेज होगा, एक बार आप पेसेज की रीडिंग जरूर करना। देखो एनसिंग पेसेज किस तरह पढ़ेंगे अपन, पहले देखो आपको इंडिया पता हो या नहीं हो कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना, ये आपको केवल आपको पढ़ना आना चाहिए, ठीक है। तो श्रीनिवासन रामानुज वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मैथमेटिकल जीनियस ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है ना। तो रामानुज जानते हो आप, श्रीनिवास रामानुज ये एक महान, विश्व के महान बुद्धिमान या गणितीय व्यक्ति थे एक, और born is the poor Brahmin family और he gave no indications of his handling talent, और ये एक ब्राह्मण परिवार से बिलोंग करते थे, यानी जन्म इसका ब्राह्मण परिवार से हुआ होता है, और इसकी प्रतिभा मतलब इनकी छुपी भी नहीं होती है। He was the born at Erode in कोयम्बटूर in 1887, ठीक है। तो इसका जो जन्म होता है जो 1887 के अंदर एक कोयम्बटूर जहां एक जिला होता है और जिले के एक स्थान है जिसका नाम है इडोर, इडोर से होता है, ठीक है ना। तो हिज फादर वाज एन अकाउंटेड टू ए क्लॉथ द मर्चेंट हु हैड टू मेंटेन ए लार्ज फैमिली ओन ए स्मॉल इनकम। तो इनके जो पिताजी होते हैं वो एक अकाउंटेड, इसके साथ क्लॉथ के मर्चेंट होते हैं, व्यापारी होते हैं। तो इसकी बड़ी फैमिली होने की वजह से इनका इनकम थी वो इनके हिसाब से छोटी थी, ठीक है ना। तो ये अपन पूरी मान लो एक बार पढ़ लेंगे, ठीक है, जो भी है इसको रिवाइज कर लेना आप, ठीक है।
अब अपन चलते हैं किस प्रकार, जो भी आप इस तरह आ गया मान लो पेशेज, ठीक है। अब अपन सीधा क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन आपको किस तरह आंसर लिखेंगे, देखो कि वेयर वॉज रामानुज बॉर्न, रामानुज का जन्म कहाँ हुआ, ठीक है। आपको हिंदी पता हो या नहीं पता हो कोई लेना देना नहीं है, केवल आपको क्या करना है, आपको केवल ये अंतिम शब्द को क्या करना है, पेशेज में फाउंड आउट करना है या ढूंढना है, ठीक है। तो रामानुज बॉर्न अपन ढूंढेंगे पेशेज में कहाँ मिल रहा है। तो सबसे पहले अगर आप रीडिंग कर लिया तो आपको क्या है, जल्दी मिल जाएगा, ठीक है। आप रीडिंग नहीं करते तो आपको थोड़ा टाइम लग सकता है, ठीक है ना। तो अपन क्या ढूंढना है, पीछे पीछे क्या है, रामानुज बॉर्न। तो पेशेज के अंदर अपन निकालेंगे बॉर्न रामानुज। तो बॉर्न रामानुज देखो अपन यहां से शुरू करते हैं, तो देखो कहां मिल जाए, तो एक तो ये बॉर्न रामानुज मिल गया, ठीक है ना। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले डब्ल्यूएच वर्ड से नहीं करेंगे, इसका आंसर लिखेंगे, ठीक है ना। क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे, तो आंसर लिखने के बाद में अपन क्या करेंगे, डब्ल्यूएच वर्ड, इसका आंसर शुरू नहीं होता, कभी नहीं होता, ठीक है। इसके बाद हेल्पिंग वर्ब से नहीं होता, ठीक है। तो इसको छोड़ दो, शुरू कहां से करेंगे, रामानुज, रामानुज, और फिर क्या लिखेंगे, बॉर्न। और बॉर्न के आगे जो भी देखो कहां से सुना, बॉर्न इज द पुअर ब्राह्मण फैमिली और ही गोन नो इंडिकेशंस ऑफ हिज हैंडलिंग टैलेंट, ठीक है ना। इसके बाद में आगे ये और आ रहा है बॉर्न, ठीक है ना। तो ही वॉज द बॉर्न एट इरोड इन कोयम्बटूर इन 1887। तो यहां तक अपन क्या फुल स्टॉप आ गया, यहां तक आप इस क्वेश्चन का आंसर लिख देना, ठीक है। तो पहली बात समझ में आ रहा है ना, क्या करना है क्या नहीं करना, केवल बस आपको इतने ध्यान रखना है कि क्वेश्चन आता है, इसका आंसर बनाएंगे तो अपन क्या करेंगे, जो डब्ल्यूएच वर्ड होता है उसको नहीं लिखेंगे, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब वो भी नहीं लिखेंगे, इसके आगे जो भी शब्द है, जो कठिन या अंतिम जो क्वेश्चन के शब्द है वो अपन पेशेज के अंदर ढूंढेंगे, और जहां भी मिलता है वहीं से अपन क्या करेंगे, स्टार्ट से लेकर अंतिम फुल स्टॉप तक क्या करेंगे, वही लाइन सेट कर देंगे। अगला देखिए क्वेश्चन, हाउ वाज रामानुज इंस्पायर्ड व्हेन ही स्टोर्ड द फास्ट इन द प्राइमरी एग्जाम। तो एग्जामिनेशन अपन क्या करेंगे, केवल फास्ट इन द प्राइमरी एग्जामिनेशन अपन क्या करेंगे, पेशेज ढूंढेंगे। अपन देखो मतलब नहीं है अपने को इंडिया या नहीं है, कोई मतलब नहीं है, आप डरिए मत, केवल यहाँ अपने को इतनी चीज ढूंढनी है। सबसे पहले अब यहां देखें कि अपने को यहां मिल गया, स्टूड द फास्ट इन द प्राइमरी स्कूल एग्जामिनेशन, मिल गया ना। अब अपन को क्या करना है कि इसका स्टार्ट पॉइंट कहां है, स्टार्ट पॉइंट देखिए कहां है, अब स्टार्ट पॉइंट यहां से है ना, देखो फुल स्टॉप इनकम आ गया, तो इनकम के बाद में क्या है, श्रीनिवास रामानुज। अब अपन क्या करेंगे, मैंने क्या बताया था शुरू, यहां इसका यही से करना है, ठीक है ना, कि भाई जो पॉइंट स्टार्ट हो गया वही से होना है। देखो मैंने डब्ल्यूएच वर्ड बताया, नहीं लिखना, क्या नहीं लिखना, वॉज नहीं लिखना, ठीक है। अपन क्या करेंगे, रामानुजन करेंगे, ठीक है। तो इसमें देखिए रामानुज आ रहा है ना पहले, तो श्रीनिवास रामानुज आ रहा है ना, तो यहां से शुरू कर देंगे, और यहां से शुरू करने के बाद में स्टार्ट श्रीनिवास रामानुज वॉज ग्रेटेड हाफ और expectation of peace when he stood the fast in the primary school examination in the rule of तंजौर डिस्ट्रिक्ट, ठीक है ना। तो यहां तक अपन देखो फुल स्टॉप आ गया, तो यहां तक अपन इस क्वेश्चन का आंसर लिख देंगे, ठीक है। बाकी कुछ नहीं करना अपने को, बस केवल इनके शब्द है, अंतिम शब्द है वो क्या करना है, देखना है हाँ पेशेज में, ठीक है। जहां भी मिल रहे हैं वहां तक अपन क्या कर देंगे, सेट कर देंगे, ठीक है। इसके बाद देखिए 3 नंबर क्वेश्चन, देखिए क्या मिल रहा है, डब्ल्यूएच वर्ड से आ रहा है ना, शुरुआत डब्ल्यूएच से होगी, यहां तो देखो डब्ल्यूएच यानी डब्ल्यू से शुरू हो रहा है, एच हाउ यानी एच से शुरू हो रहा है, 3 नंबर क्वेश्चन भी डब्ल्यू से शुरू हो रहा है, 4 भी एच से शुरू हुआ है, 5 से डब्ल्यू से शुरू हुआ है। तो आपको प्रश्न हमेशा क्या मिलते हैं, डब्ल्यू या फिर एच शब्द से ही शुरुआत मिलेगी, लेकिन इसका आंसर जब बनाएंगे तब अपन को डब्ल्यू एच वर्ड कभी नहीं लिखेंगे, इसके आगे आने वाली वर्ब सॉरी हेल्पिंग वर्ब होती है वो भी अपन शुरुआत नहीं करेंगे, इसके आगे अपने को सब्जेक्ट मिलेंगे, वहां से अपन इस आंसर की शुरुआत करेंगे। अब देखिए अपने को ये अपने नाम ढूंढना है, ठीक है ना। तो प्रमोशन टू हायर स्कूल, प्रमोशन हायर टू स्कूल देखिए कहां है, तो अपन पहले यहां देखना पड़ेगा कि यहां तक अपन पढ़ लिए, इसके बाद में यहां आप पढ़ते जाना, और इसके बाद में पढ़ते जाओ, मेरे तो मिल गया लेकिन फिर अब आप बता दो, ठीक है। प्रमोशन टू हायर क्लास, ठीक है ना, तो हायर क्लास ये, ठीक है। तो प्रमोशन टू हायर क्लास, तो मेरे को ये मिल गया। ये जो लाइन अपन किस तरह करना है देख लो कि भाई स्टार्ट की कहां है, स्टार्ट में आ रहा है, इसको देखो इसका स्टार्ट का है
ये ही, ठीक है ना, तो ही neglected all other subject so much that he failed to gain promotion to higher class, ठीक है। और इसके बाद में देयर बाय लॉसिंग हिज स्कॉलरशिप, ठीक है। तो अब अपन क्या करेंगे, प्रमोशन टू हायर स्कूल अपन पूरी यहां से शुरू कर देंगे। स्टार्ट कहां से करेंगे, ही से, ठीक है ना, तो ई से स्टार्ट कर देंगे और जितने भी एंड देखिए कहां तक हो रहा है, फुल स्टॉप कहां रहता है, आ रहा है स्कॉलरशिप, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, यहां तक हो जाएगा। बताइए समझ में आ रहा है ना, कि भाई जो भी क्वेश्चन के अंतिम शब्द मिलते हैं वो क्या करने, मैच करने, किसमें, पेशेज में, और पेशेज में जहां भी आपको मिले वो शब्द है वो स्टार्ट से लेकर और इसके फुल स्टॉप तक क्या कर देंगे, वो लाइन सेम की सेम लिख देंगे। अगला क्वेश्चन देख लेना, रामानुज, देखो, हाउ डिड रामानुज शो और ही टैलेंट इन थर्ड स्टैंडर्ड, तो थर्ड स्टैंडर्ड देखना है अपने को, क्योंकि ये अंतिम शब्द है, टैलेंटेड इन थर्ड स्टैंडर्ड, तो थर्ड स्टैंडर्ड आप देख लेना कहां मिल रहा है, तो मेरे को तो मिल गया, लेकिन आप इसको इजीली इस तरह देखेंगे, ठीक है। तो थर्ड स्टैंडर्ड, अब थर्ड स्टैंडर्ड से आप देखना कि कहां तक ये स्टार्ट हो, देखो दैट थर्ड स्टैंडर्ड और ही एस्क्वायर्ड द प्रॉब्लम्स ऑफ मैथमेटिक्स टू हायर नेचर, ठीक है ना, तो यहाँ पे फुल स्टॉप आ गया, तो इसका आंसर कहां से शुरू करेंगे, दैट थर्ड स्टैंडर्ड, यहां से दैट थर्ड स्टैंडर्ड, यहां देखो यहां से शुरू करेंगे, रामानुज सो ही इज टैलेंटेड इन थर्ड स्टैंडर्ड, ठीक है, और थर्ड स्टैंडर्ड से आगे जो भी आगे आ रहा है, ठीक है ना, ही एस्क्वायर्ड फॉर प्रॉब्लम्स ऑफ मैथमेटिक्स ऑफ हायर नेचर, तो यहां तक अपन क्या कर देंगे, इस लाइन को लिख देंगे, ठीक है, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। अगला लास्ट देखिए, अगला है व्हाट वाज द और अनएक्सपेक्टेड कैलेमिटी दैट बिफेल रामानुज, तो अब इसमें बिफेल रामानुज या फिर कैलेमिटी दैट बिफेल रामानुज, तो ये जो शब्द अपन को यहां से देखने, ये कहां है, तो मेरे को तो मिल गया, वैसे आप देख लेना, तो यहां पे देखिए कैलेमिटी, तो कैलेमिटी है यहाँ पे, तो शुरू यहां से कर देंगे कि दिस वाज ए ग्रेट कैलेमिटी ऑफ विच ही हैड, और इसके बाद में नेवर ड्रीम्ड, तो यहां तक अपन क्या कर देंगे, इस क्वेश्चन का आंसर लिख देंगे, ठीक है। अब बताइए, अब आपके सामने कोई भी हो, चाहे एंशिएंट पैसेज हो चाहे पाठ्य पुस्तक के पैसेज हो, इसी तरह आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। ये बहुत इजी है, आपको शायद समझ में आ गया होगा, यानी जो भी क्वेश्चन है, क्वेश्चन के अंतिम जो शब्द मिलते हैं वो अपन क्या करना है, पैसेज में ढूंढने, जहां भी पैसेज में आपको वो शब्द मिले तो वो शब्द अपन क्या करेंगे, स्टार्ट से लेकर फुल स्टॉप तक क्या करें, वो लिख देंगे, ठीक है। तो आपको ये सेशन कैसे लगा, ये जरूर कमेंट बॉक्स में आप बताना। आगे मैं अगली क्लास में आपके 5 नंबर का मैं और लेके आता हूं, बहुत इजी है वो, तो इससे भी इजी है, जिसको अपन कहेंगे प्रीसिस राइटिंग, और प्रीसिस राइटिंग होती है वो 5 अंकों की होते हैं। इसके बाद में एक सेशन और लगाऊंगा जिसको कहते हैं लेटर राइटिंग, और लेटर राइटिंग भी 5 अंक होते हैं। इसके बाद में रिपोर्ट राइटिंग वो लगाऊंगा, ये कुल मिलाकर 3 सेशन और रखूंगा, और 3 सेशन में लगभग मैं बताया था 70 अंकों का मैं काम कंप्लीट करवा दूंगा। 50 नंबर का ये कंप्लीट हो गया आपका, ठीक है ना। तो 5 नंबर का प्रीसिस राइटिंग बहुत ईजी है, 5 नंबर का आप लेटर आएगा तो 5 5 10, और फिर 10 नंबर का रिपोर्टिंग राइट रहेगी। तो इसमें कुल मिलाकर मैं 70 नंबर को काम करा दूंगा, बाकी आपको करने की कुछ आवश्यकता ही नहीं है। तो धन्यवाद।